जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम 21 नवंबर के जो करंट अफेयर पर बेस्ड एमसीक्यूज है उनको कवर करने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर में आज अगर देखा जाए तो मोस्टली डोमिनेटेड था जो गवर्नर का कांड हो रहा है उसी पर बेस्ड। तो गवर्नर के इस पर कल ही हमने पिछले 2 वीडियोज़ में हमने उस पर एमसीक्यूज देखे हैं, तो आज मैंने इस पर एक भी इंक्लूड नहीं किया है। गवर्नर के बारे में कल हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि उसके बाद कौन कौन से वीटो पावर होते हैं, क्या सब होता है, वो सब हमने देख लिया था। तो आज बाकी की जो न्यूज़ है प्लस पीआईबी जो है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो 21 चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली आपके लिए एक गाइड है। सबसे बड़ा गाइड यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या इफेक्टिवली आज के टाइम पर कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो इंडस्ट्रियल यूनिट में उसको कम कर सकता है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स जो है बना सकता है, डिसीज डायग्नोसिस कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन जो है वो कर सकता है, एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकता है। देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, अभी आपने कई सारे ऐप देखे होंगे कि भाई टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो यहाँ पर कर रहा है, स्पीच टू टेक्स्ट भी कर रहा है कि ऑटोमेटिक कैप्शंस जो है वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। दूसरा डिसीज डायग्नोसिस, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से कर रहा है। मीनिंगफुल, देखिए मीनिंगफुल चीज़ जो है ना, ये एट प्रेजेंट इसके पास इतना दिमाग आया नहीं है कि मीनिंगफुल कुछ क्रिएट करे जो लोगों को पसंद आ रहा हो, है ना। ये अभी नहीं कर सकता है। हाँ, एक ढांचा बना हुआ है, एक सॉन्ग बना हुआ है, वही सॉन्ग पे किसी और की आवाज़ बिठानी है तो वो बिठा सकता है, लेकिन मीनिंगफुल खुद कुछ स्क्रैच से क्रिएट करे ये एट प्रेजेंट यहाँ पर इसको नहीं जमता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस कर देना बिल्कुल यहाँ पर होता है। पांचवा वायरलेस ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए 1, 3 एंड 4 जो है ये इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो ये इसका सही जवाब है, यूपीएससी में पूछा गया है। मैंने इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि द हिंदू में अ रिन्यूड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये यहाँ पर बेसिकली एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला है, मैंने ऐसे यहाँ पर लिखकर आपको दे दिया है, जिससे कि क्या होगा कि हमको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, आपको जो पीडीएफ आप देखोगे उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा जो आर्टिकल, ये पूरा जो एडिटोरियल है ना, अगेन 10 पॉइंट में मैंने यहाँ पर कवर किया है। अभी हम सारे जितने भी एडिटोरियल्स आएंगे, जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे 10-10 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो आपको इफेक्टिव पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाए। तो इसमें पूरी तरीके से क्या बताया गया है, यही बोला गया है कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड सिस्टम, पूरी तरीके से जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं उसको मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री जो है वो एक्नॉलेज करती है सिग्निफिकेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उनको पता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है, साइबर कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है, अनमैन्ड सिस्टम जो है वो कितना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही है आज के मॉडर्न वॉरफेयर में। इनिशिएटिव अक्रॉस सर्विसेज, आर्मी बोलिए, एयरफोर्स बोलिए, नेवी बोलिए, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी उन्होंने लिया है, जिससे कि जो टेक्नोलॉजीज़ है कैसे हम उसको इंकरेज कर सकते हैं, कैसे उसको इंडियनाइजेशन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री एफर्ट्स, मिनिस्ट्री की तरफ से भी कई सारे एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम एआई जो है उसको इंट्रोड्यूस करें हम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें मोर देन जस्ट इंटीग्रेशन के अलावा भी कुछ चाहिए। यहाँ पर हमें डेटा शेयरिंग सिविलियन डोमेन के साथ यहाँ पर करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। अब यहाँ पर इफेक्टिवनेस पर भी काफ़ी सारा डिबेट जो है वो हमें देखने को मिलती है। कुछ इसको व्यू करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज अ पासिंग ट्रेंड, कि भाई ये तो ट्रेंड आया है चला जाएगा, है ना। जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो म्यूज़िक होता है उसका ट्रेंड आता है फिर चला जाता है, वैसे ये ट्रेंड है ये चला जाएगा। कि भाई ट्रेडिशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वही डोमिनेट कर रही है। जैसा ट्रेडिशनल जो होता है, हमले कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लो कि भाई वहाँ पर साइबर अटैक करके सब कुछ कोलैप्स कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर कोलैबोरेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड फॉर कोलैबोरेशन। इंटीग्रेशन जो है वो तो यहाँ पर चाहिए टेक्नोलॉजीज़ का, प्लस यहाँ पर मिलिट्री, सिविल सेक्टर सभी का यहाँ पर एक्सपर्टीज़ जो है लाया जाना चाहिए, इस फील्ड में जो एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं, और उन सभी के कोलैबोरेशन के साथ चीज़ें होनी चाहिए।
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गए, है ना, ये सब करता है इंडिया, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। शॉर्ट कमिंग्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लैक ऑफ जॉइंटनेस, इंटरऑपरेबिलिटी जो है सर्विसेज में वो हमें देखने को मिलती है। कॉल फॉर चेंज, सजेशन जो है उसमें है कि भाई जॉइंट थिएटर कमांड बनाना चाहिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर एफर्ट जो है डिफेंस रिफॉर्म में लिए जाने चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पर एंगेजमेंट्स है, टैलेंट बाहर से भी अगर हमको कोई टैलेंट लेना है, जैसे कि मूवी वाले करते हैं कि भाई बाहर से कोई टैलेंट लेकर आ गए, बाहर से कोई स्टंटमैन लेकर आ गए, बाहर से कोई स्टंट जो डायरेक्टर है वो लेकर आ गए, तो ऐसे भी एफर्ट्स हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे जिससे हम इंटीग्रेशन जो है सही तरीके से कर सके। क्लियर है। तो MM अकेडमी ऐप डाउनलोड अगर आपने अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, प्लस लोवेस्ट प्राइजेस पर है। डिस्काउंट भी चल रहा है, कुछ दिनों में डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, 1 या 2 दिन में, कल या परसों ही खत्म हो जाएगा। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और सिलेबस ओरिएंटेड है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, बांग्लादेश जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फास्ट फैशन का या फिर RMG का, रेडीमेड गारमेंट्स, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसका, आफ्टर इंडिया, इंडिया के बाद, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अकॉर्डिंग टू UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, फैशन इंडस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनीवेयर 2 to 8% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और तीसरा है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की, मतलब हसीना जो है वो यहाँ पर हैज़ बीन इन पावर सिंस 2008, मेकिंग हर लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द स्टेट इन द हिस्ट्री। अब देखिए ये तो लॉन्गेस्ट तो बनी हुई है, ये भी यहाँ पर बराबर है। देखिए 2 to 8%, यहाँ पर ही पता चलता है कि भाई अगर औकात में दिए हुए नंबर्स है तो यहाँ पर फैक्ट भी क्यों ना हो, फिर भी वो सही होंगे, है ना। फैक्ट भली है लेकिन यहाँ पर औकात में दिए हुए नंबर है, ऐसा नहीं कि भाई 200%, 300%, 400%, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सही है। यहाँ पर ये इंडिया के बाद नहीं है, ये चाइना के बाद है, तो इंडिया यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही रहेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पर जो एडिटोरियल है बेसिकली, बांग्लादेश गारमेंट वर्कर्स अनरेस्ट, यहाँ पर बेसिकली एक प्रोटेस्ट टाइप चल रहा है। और इतने पूरे कार्यकाल में जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कार्यकाल में ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हुआ है कि इतनी बड़ी हड़तालें जो है वो देखने को मिली है। तो वर्कर जो है उन्होंने हड़ताल पे क्या डिमांड किया है, तो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो है, वर्कर इन बांग्लादेश आर डिमांडिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर लीगली मैंडेटेड मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज जो है वो उनके 8,000 से 23,000 किए जाने चाहिए, वो यहाँ पर मांग की जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ एसेंशियल्स है वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से, पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, उसकी वजह से। अपोजिशन का रिस्पॉन्स है अपनी, पर्टिकुलरली बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, जो अपोजिशन पार्टी में है, उन्होंने स्ट्राइक्स यहाँ पर इनिशिएट किए हैं कि भाई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है उन्होंने रेसिग्नेशन दे देना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इस सेक्टर का, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी हेविली यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पे रिलाई करती है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो चाइना के बाद। सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एक्सपोर्ट अर्निंग जो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है, उसकी वजह से पॉवर्टी रिडक्शन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। वेज डिस्पैरिटी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेज डिस्पैरिटी जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रांड इंपोर्टर्स, जो ब्रांड्स आए हैं, मेजर ब्रांड्स बांग्लादेश मतलब बेसिकली प्रोक्योर कर रहे हैं, H&M बोलिए वो वहाँ पर आ गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडीमेड सेक्टर जो है वो यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करने की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, परचेसिंग प्रैक्टिसेस जो है लोगों की वो भी चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अलग हो रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर कार्बन इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी एक दबाव यहाँ पर बन जाता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमिशन कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन, शेख हसीना जो है उन पर भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, चैलेंजेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लीडरशिप टेस्ट यहाँ पर हो रही है। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेडीमेड गारमेंट में बांग्लादेश जो है काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ जो है वो बनाए हुए हैं, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चाइना सबसे ऊपर है रेडीमेड गारमेंट में, दूसरा बांग्लादेश जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर बेनिंग ट्यूमर, बेसिकली कैंसरस ट्यूमर जो है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो दिस ट्यूमर्स आर कैंसरस, ये क्विकली ग्रो होते हैं और बाकी नॉर्मल टिश्यूज़ जो है बाकी भी इसमें स्प्रेड होना शुरू होते हैं। देन मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर आप देखोगे तो ये लोकलाइज रहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही, और ये स्प्रेड नहीं होते हैं, तो ये हार्मफुल भी नहीं होते, हार्मलेस होते हैं। अब देखिए इसको उल्टा किया गया है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हार्ड होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, वो फैलने वाला होता है। जो बेनिंग ट्यूमर है ये हार्मलेस होता है, ये फैलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सी इसका जवाब रहेगा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर
इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जवाब इसका ये है। मैंने जैसे आपको कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि ये उल्टे किए गए हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि द हिंदू में अगेन एडिटोरियल आया है कि फ्री कैंसर केयर अलोन वोंट हेल्प फाइट अगेंस्ट द कैंसर। यहाँ पर देखिए बेसिकली पूरे इसमें ये भी अगेन 10 पॉइंट में मैंने इसको कवर अप किया है। इसका मेन क्रक्स क्या है कि जो कैंसर है उसको अगर हमें ख़त्म करना है, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है उसमें काफ़ी बड़ा हेल्थ कंसर्न डालने वाला है। यहाँ पर लाखों में लोग जो है वो हर साल जो कैंसर है उससे जूझने वाले हैं। तो अब इतने समझ लीजिए, अगर फ्री ट्रीटमेंट हम देंगे, फ्री ट्रीटमेंट देंगे ये अगर गवर्नमेंट बोलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ लीजिए 4 हॉस्पिटल है तो 4 हॉस्पिटल में अभी आप चले जाइए टाटा मेमोरियल में, नंबर नहीं लगेगा, है ना। तो इतने सारे पेशेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो अगर फ्री ट्रीटमेंट देंगे उससे सुलझने वाला नहीं है। यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमको। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पर तो बोला गया है कि हर गली कूचे में जो हॉस्पिटल है वो रहना चाहिए। लास्ट में उसने ये भी बोला है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है अभी एट प्रेजेंट, इसको काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इसके तरफ हमारा रुख रहना चाहिए रादर देन जो गवर्नमेंट अभी फ्री ट्रीटमेंट की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसर के काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, आगे और ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम ऐसी हो रही है हमारी। फाइनेंशियल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव्स ये सारे जो है काफ़ी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर चले जाते हैं, लोगों के खर्चे बहुत हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट अगर आप देखोगे तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है यहाँ पर जो आ रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, कंसल्टेशन, मेडिसिन, टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रैवल करना पड़ता है, लॉस ऑफ इनकम हो जाता है क्योंकि लोग काम नहीं कर पाते हैं अगर ये इस तरह ये हो जाता है। डिलेड ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट जो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो जाती है, लोगों के नंबर नहीं लगते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कैंसर यहाँ पर ब्रेड विनर्स सीवियरली अफेक्ट करता है, ठीक है। जॉब लॉस हो जाता है ना, डिसीज वर्क, फैमिली इनकम को इम्पैक्ट करता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। रूरल में तो और ज़्यादा चैलेंजेस है कि भाई उनको ट्रैवल करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है कुछ स्टेट ने इंट्रोड्यूस किए, मेजर फ्री ट्रांसपोर्ट जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए, ये सब इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ बढ़ रही है भीड़ वो जगह ही कम पड़ रही है। अवेयरनेस यहाँ पर कम है। इमीडिएट सोल्यूशन क्या, इमीडिएट सोल्यूशन है कि भाई यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है पब्लिक फंड कैंसर की वो यहाँ पर बढ़ाई जाए। लॉन्ग टर्म यहाँ पर कैंसर जो है यूनिवर्सली एक्सेसिबल नहीं हो जाता है, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को दिया जाए, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर हर गली कूचे में जो हॉस्पिटल्स है वो भी बनने चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है टेंटेलम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। टेंटेलम मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ होता है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अलग अलग जो चीज़ें हैं उस पर आती है जो न्यूज़ में चल रही है। अभी ये हाल ही में जो टेंटेलम है ये सतलज रिवर जो है उसमें पाया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रिक्वेंटली सब्स्टिट्यूट एज अ प्लैटिनम यूज़ होता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्लैटिनम, है ना, ये कम एक्सपेंसिव हुआ और उसी की तरह लो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ टाइटेनियम कार्बाइड एंड ग्राफाइट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। हार्डेस्ट मटेरियल है, हाई स्पीड मशीन टूल में यूज़ होता है कट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आप कितना बड़ा हिपोक्रेसी है। लो मेल्टिंग पॉइंट बोला जा रहा है। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। जल्दी अगर मेल्ट हो रहा है तो हार्डेस्ट मटेरियल कहाँ से हो गया, है ना, हार्डेस्ट मटेरियल कहाँ से हो गया। और हाई स्पीड मशीन टूल को कट करने के लिए तो कितनी जो हीट है वो डेवलप होती है। इतनी अगर हीट डेवलप हो रही है तो फिर यहाँ पर काहे का ये यूज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पर हाई नहीं, लो नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। 2 जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो टेंटेलम है ये रेयर मेटल फाउंड हुआ है सतलज में। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ये बेसिकली आईआईटी रोपर जो है वहाँ के लोगों ने ये पाया है। और टेंटेलियम रेयर मेटल है जो एटॉमिक नंबर इसका 73 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। ग्रे, हेवी, वेरी हार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन जो है हमें देखने को मिलता है, बेस खासकर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा इंडिया को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो बनाने में, इसका हेल्प करने में, अगर ये अच्छे खासे इसमें पाया जाता है तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, है ना, मोर इलेक्ट्रिसिटी ये स्टोर कर सकता है छोटे से इसमें भी। तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमराज सभी इसमें इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पेटेंटेबिलिटी जो है उस पर कुछ क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं ये आपको बताना है।
कौन कौन से क्राइटेरिया है पेटेंटेबिलिटी के लिए, पेटेंट फाइल करने के लिए। रणछोड़ दास याद है ना, इतने सारे पेटेंट थे उसके ऊपर। तो ये पीआईबी की बेसिकली न्यूज़ है, पीआईबी में आया है, काफ़ी पेटेंट जो है इंडियंस को मिले हैं। जो ये है टॉपिक है नोबेल रहना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स रहने चाहिए, इट मस्ट बी नॉन ऑबियस, अगर ऑबियस है तो मतलब ही क्या है फिर पेटेंट देना, मतलब कोई नई चीज़ रहना चाहिए। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रहना चाहिए कि भाई तुम कुछ भी बना रहे हो उसका मतलब ही नहीं है कुछ, तो मतलब क्या बनता है। इट शुड नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन सेक्शन 3 and 4 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसका 1 2 3 4 सही जवाब है, ठीक है, 1 2 3 4 इसका सही जवाब है। रिसेंटली इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है उसने ग्रांट किया हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट टिल नवंबर 2023, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी राइट होता है पेटेंट, मतलब कुछ भी आपने इन्वेंशन किया है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। पेटेंट सिस्टम जो इंडिया में गवर्न की जाती है पेटेंट्स एक्ट 1970 एज अमेंडमेंट 2005, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमें 2019 में PYQ देखने को मिला था, जैसे मैंने आपको बोला PYQ गाइड है, तो इस पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल बन सकते हैं। तो इंडियन पेटेंट्स एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड, प्लांट वेराइटीज़ आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर पर बेस्ड MCQs। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, M Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।